हेलो बच्चों, ये दुस्तर हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी इलेक्टिव कक्षा 12 के लिए फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवदिया। देखिए, आपसे न सिर्फ इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि लेखक का परिचय भी या लेखक की साहित्यिक विशेषता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय, रचना संसार और साहित्यिक विशेषताएं, और इसके बाद कहानी संवदिया का सारांश, उसके पात्रों की विशेषता और कहानी की विषय वस्तु, ताकि इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप बेहतर तरीके से दे सकें। इसके बाद फिर अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अध्याय से संबंधित सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरी कक्षा को, इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि इस अध्याय से पूछा गया कोई प्रश्न नहीं छूटे। बहुत ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है। आप इसे एक बार पढ़ भी अवश्य लें और इसके मुख्य बिंदुओं को, इसके विषय वस्तु को इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह जान लें। तो अंतरा भाग 2 में आपको गद्य भाग में जो कहानी पढ़नी है संवदिया, यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आंचलिक रचनाकार कहा जाता है, जो कि आंचलिक कथा से जुड़े हुए रचनाकार रहे, और हिंदी में जो आंचलिकता है वह अद्वितीय रूप से इनकी रचनाओं में पाया जाता है। तो संवदिया कहानी पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय प्राप्त करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि लेखक का जीवन परिचय, रचना संसार और साहित्यिक विशेषता जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगना गांव में हुआ था। कहीं कहीं आपको औराही हिंगना लिखा हुआ मिलता है, तो औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बिहार में और बाद में फारबिसगंज, विराटनगर, नेपाल और काशी विश्वविद्यालय में हुई थी। तो नेपाल में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उच्च शिक्षा उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्राप्त की। और इन्होंने 1953 से लेखन कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे और विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन का कार्य किया। परंतु केवल लेखन की बात हम न करें, उससे पूर्व, लेखन से पूर्व, ये सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। इसके अलावा नेपाल की राजशाही के विरुद्ध आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग दिया, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन जिसे आप कहते हैं, तो जेपी आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो इस प्रकार से एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व का व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में उतरता है और फिर वह लेखन कार्य करता है। तो 1953 से ही साहित्य सृजन ये कर रहे थे। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें
तो मैंने जैसा बताया कि ये आंचलिक कथाकार हैं। इनके कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं। मैला आंचल, परती परी कथा, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। मैला आंचल जो कृति है वह हिंदी साहित्य की अद्वितीय आंचलिक रचना है और इन्होंने ललित निबंध भी लिखे, रिपोर्ताज भी लिखे और संस्मरण भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, और निबंध, संस्मरण और रिपोर्ताज भी लिखे। हम इनके साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें, देखिए ये दोनों भाग विशेष करके जो साहित्यिक विशेषता है और जो भाषा शैली है, यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो साहित्यिक विशेषता, जिसको हम दो भाग में बांटते हैं, भावगत विशेषता और शिल्पगत विशेषता। तो ये भाव के स्तर पर है और ये शिल्प के स्तर पर है। तो देखिए लेखक आंचलिक कथाकार हैं। आप बिंदुवार जैसे पॉइंट यहाँ दिया गया, आपको इसी तरह से नोट करना है। परीक्षा में भी आपको इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखने का प्रयास करना है। उनके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा का सशक्त वर्णन है और रेणु जी की रचनाओं में ग्रामीण समाज को नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की गई है। इनकी भाषा शैली की अगर हम बात करें तो ये संवेदनशील, संप्रेषणीय और भाव प्रधान भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। आंचलिक शब्दों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। चूंकि आंचलिकता इनकी रचनाओं में, आंचलिकता का अर्थ हो गया अंचल विशेष, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई कहानी की रचना इन्होंने की है, जिसके कारण यहाँ आंचलिकता है और इसके कारण ही इसमें आंचलिक शब्दों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। देशज शब्दों के प्रयोग से मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति हुई है। देखिए देशज जो शब्द हैं उसके प्रयोग जब होते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र के या मूल रूप से देशी शब्द हैं, तो इसके कारण जो मानवीय संवेदना जो होती है वह उभर करके सामने आती है। लेखक की मृत्यु 1977 ईस्वी में 11 अप्रैल 1977 को हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में 1921 ईस्वी में 4 मार्च 1921 को हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बिहार और नेपाल में हुई। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति में भी भाग लिया और आंचलिक रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं मैलांचल, परती कथा, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, मारे गए गुलफाम, ऋण, जल धन जन, नेपाली क्रांति इत्यादि है। आपने तीसरी कसम, जिसे मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम इसका ही नाम है, इस पे सिनेमा भी बना है। तीसरी कसम के नाम से मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म बनी है। तो इस प्रकार से
इसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताओं को आपने देखा और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गई। अब हम लोग पाठ पर आएंगे उस रचना पर जिसे आपको पढ़ना है। वह कहानी है संवदिया। वह कहानी है संवदिया। तो देखिए, संवदिया एक कहानी है। इसकी संवेदना की बात करें, मूल संवेदना की बात करें, या फिर इसका एक सामान्य परिचय प्रदान करें, तो संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन अभिव्यक्ति हुई है, विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय, विपन्न, बेसहारा, सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा यातना की प्रस्तुति फणीश्वरनाथ रेणु ने की है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख स्वयं उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के दुख को संवदिया के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी किसी झरने की तरह गतिमान है। तो इसमें बड़ी बहुरिया की असहाय मानसिक यातना, पीड़ा इत्यादि का मार्मिक चित्रण हुआ है। हम लोग पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। तो हरगोविंद जो है, उसका बुलावा हवेली में होता है। कहानी का जो प्रारंभ होता है उसमें हरगोविंद का बुलावा हवेली में होता है। और बड़ी हवेली से जब हरगोविंद संवदिया को बुलाया जाता है तो उसे आश्चर्य होता है कि अब तो गांव-गांव में डाकघर है। क्या आज भी संवदिया की आवश्यकता किसी को पड़ सकती है? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर जाता है और वह बड़ी बहू के पांव छूता है। उसे पता चलता है कि निश्चय ही, वह अपने मन में सोचता है कि कोई ऐसा ही गुप्त समाचार है जिसे पहुंचाने के लिए बड़ी बहू ने उसे बुलाया है। तो देखिए, कहानी का जो शीर्षक है संवदिया, यह स्वयं बताता है संवाद ले जाने वाला, संवाद पहुंचाने वाला। प्रारंभ में, पुराने समय में, जब डाकघर इत्यादि नहीं होते थे हर जगह, तो संवाद भेजने के लिए कुछ लोगों का सहारा लिया जाता था जिसे संवदिया कहा जाता था। तो इस कहानी में इसी संवदिया के माध्यम से जो बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली की है, उनकी स्थिति को लेखक प्रस्तुत करते हैं। तो बड़ी बहुरिया की स्थिति क्या है? बड़ी बहुरिया की सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकरों चाकरों की भीड़ लगी रहती थी और तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर ही नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही थी। इसी दुख से वह अपने मायके हरगोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी, क्योंकि वह इसी कारण से इस विपन्नता में सामाजिक आर्थिक
जो उसकी खराब स्थिति हो चुकी थी, इसके कारण मानसिक यातना झेल रही थी, और इसीलिए वह हरगोबिंद को बुलाती है। तो संबदिया का नाम है, इसमें देखिए पात्र हैं हरगोबिंद, हरगोबिंद नहीं हरगोबिंद, ये मुख्य पात्र है। इसके अलावे बड़ी बहुरिया। तो ऐसी स्थिति क्या हो गई है, आप कहानी में जब पढ़ेंगे तो कहानी में यह बताया गया है कि जो हवेली की बड़ी बहू है वह आज के समय में हाथ से सूप में अनाज फटक रही है, क्योंकि बड़े भैया के मरने के बाद तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जमीन जायदाद के झगड़े होने लगे और तीनों भाई अपने बच्चों को लेकर शहर में जा बसे। बड़ी बहू के देह से जेवर छीन छीन कर बंटवारा हुआ और बनारसी साड़ी के भी 3 टुकड़े करके बंटवारा कर दिया गया। इसके लिए लेखक द्रौपदी चीरहरण प्रतीक के रूप में रखते हैं इस कहानी में। एक और इसमें पात्र है मोदियाइन। गांव की मोदियाइन बूढ़ी बड़ी बहू के पास आकर अपना उधार मांग रही थी। हरगोबिंद जब पहुंचता है उस समय, जो कि दुकान वगैरह चलाती हैं गांव में, और उसका कर्ज हो जाता है तो वह मांगती है। तो इस प्रकार से कई सारे दृश्यों के माध्यम से जो बड़ी बहुरिया की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको लेखक प्रस्तुत करते हैं। मैं पूरी कहानी को पढ़ नहीं रहा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसे आपको स्वयं पढ़ना है। मैं कहानी की विषय वस्तु को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको पूरी तरह से समझने के लिए एक बार कहानी को स्वयं पढ़ना होगा। तो बड़ी बहुरिया क्या संदेश देना चाहती है, यह मोदियाइन की तुलना काबली वाले से हरगोबिंद करता है। लेकिन संवाद की बात हम कहें कि बड़ी बड़ी बहुरिया संदेश क्या देना चाहती है, तो संवाद देते देते, संदेश देते देते बड़ी बहू सिसकने लगती है और हरगोबिंद बहुत द्रवित हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने देखा था बड़ी बहुरिया को इस तरह से सिसकते हुए। वह खबर देना चाहती है कि भाई आकर के उसे लिवा ले जाएं, लेकर के जाएं, नहीं तो वह आग खा करके जी रही है, तो किसके लिए इस प्रकार से जीऊं। तो मैं पाठ्य पुस्तक में जो बड़ी बहुरिया के मुख से कहलाया गया उसको शब्द से पढ़ता हूँ, ध्यान दें। उसने कहा, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए, किसके लिए। और इन शब्दों को सुनकर हरगोबिंद बहुत दुखी होता है। हरगोबिंद बहुत दुखी होता है। बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द जो मैंने अभी बताया वह हरगोबिंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। वह बड़ी बहू के देवरानियों और बच्चों को कोसने लगा। वह 10 बजे की गाड़ी से बड़ी बहू के मायके के लिए रवाना होता है, लेकिन ऐसा संवाद हरगोबिंद पहली बार ले जा रहा था। रास्ते में बड़ी बहू के संवाद का एक एक शब्द उसे कांटे की तरह चुभ रहा था, और जिसके कारण वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख समझ रहा था, जिससे उसे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी। वह सोचता है कि वह उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा। गांव वाले उस पर थूकेंगे।
वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। वह तय करता है कि बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। और इसी ऊहापोह में वह बिहपुर पहुंचता है, जो कि बड़ी बहुरिया का मैके है। तो वह बिहपुर पहुंचता है और वहां जा करके उसे लगता है कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। तो बिहपुर स्टेशन से जब वह बड़ी बहुरिया के मैके की ओर जा रहा है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है और अनिच्छापूर्वक हरगोविंद बड़ी बहू के घर में प्रवेश करता है। सभी उससे कुशलता का समाचार पूछते हैं। हरगोविंद ने सभी से कहा सब कुछ ठीक है, इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। बड़ी बहू की मां ने जब हालचाल पूछा तो भी हरगोविंद ने झूठ कहा। उसने कहा आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। परंतु मां का दिल दुखी था कि हरगोविंद आया है और कोई संदेश नहीं लाया। फिर मां ने स्वयं अपनी बेटी की चर्चा प्रारंभ की कि हम तो उसे यहाँ लिवाना चाहते थे क्योंकि वहाँ गांव में अब वह अकेली है, उसके देवर बच्चे सभी शहर चले गए हैं। लेकिन तब हरगोविंद उत्तर देता है कि बड़ी बहू बिल्कुल ठीक है। वह झूठ बोलता है कि उनके देवर कई बार उन्हें लिवाने आए हैं पर वे जाती ही नहीं। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहू। हरगोविंद को जलपान करवाया से भोजन नहीं किया जा सका क्योंकि इसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि बड़ी बहू बथुआ साग उबाल कर खा रही होंगी। और वह संदेश कहे या न कहे के तर्क में झूलता हुआ, इसी तर्क वितर्क में झूलता हुआ संदेश बिना कहे ही वहां से वापस चलने लगा। तो बहू की मां ने चूड़े बांधकर साथ में उसे दे दिया। अब हरगोविंद बिना संदेश दिए वापस लौटता है। उसके पास किराए के पूरे पैसे नहीं थे। वो आधा रास्ता गाड़ी पर और आधा रास्ता पैदल तय करने लगा। पैदल चलते चलते वह थक गया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और उसे लगा कि शायद रास्ता भूल गया है, पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। लेकिन जब वास्तव में वह बेहोश हो चुका होता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह बिछावन पर लेटा हुआ है और सामने बड़ी बहुरिया बैठी हुई है। और हरगोविंद न जाने कब से बेहोश था। जब होश में आया तो उसने बड़ी बहू के पांव पकड़े और कहने लगा, बड़ी बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संदेश नहीं पहुंचा सका। तो उसने माफी मांग पूरे गांव की मां के समान है और वह आग्रह करता है कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ। वह गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा। लोग उसे निठल्ला कहते हैं, लेकिन वह निठल्ला नहीं बैठेगा। वह उसके सभी काम करेगा। और बड़ी बहू भी गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसलती है, क्योंकि संवाद भेजने के बाद से ही उसे भी पछतावा हो रहा है। तो इस प्रकार बड़े ही सुंदर तरीके से लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी के माध्यम से मानवीय संवेदना को उभारने का कार्य किया है और असहाय और सहनशील नारी के मन को
उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप एक बार इस कहानी को पढ़ लें और पूरी तरह से कहानी को समझ लें, कहानी के विषय वस्तु को समझ लें, इसके पात्रों से परिचित हो जाएं, और तब अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, ताकि आपको इसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने और उसके लेखन के तरीके को समझने में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। साथ ही साथ इस अध्याय से सप्रसंग व्याख्या के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग अगले वीडियो में उन प्रश्नों को भी देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। धन्यवाद।